एक ऐसे युद्ध की शुरुआत हुई जिसे विश्व युद्ध की संज्ञा दी गई, और वो संज्ञा इसलिए दी गई कि जाने अनजाने या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सारा विश्व इस युद्ध में शामिल होते चले गए। इसके पहले इतनी विस्तार पूर्वक और इतने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किसी युद्ध में नहीं हुआ था, इसीलिए इस युद्ध को विश्व युद्ध की संज्ञा दी। विश्व युद्ध प्रथम के लिए बहुत सारे कारण थे, और इन कारणों में जो सबसे बड़ा कारण था वह था कुछ देशों का साम्राज्यवादी लिप्सा। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप के कुछ देशों में जो पूंजी की बहुतायत हुई, तो उनकी इच्छा हुई अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल प्राप्त करना, और फिर जो कच्चे माल से तैयारी हो जाए, जो प्रोडक्शन हो जाए, उसको बेचने के लिए एक नए बाजार की जरूरत। उन्होंने बड़ा शॉर्टकट रास्ता अपनाया कि जो कमजोर राष्ट्र हैं, छोटे राष्ट्र हैं, उन पर अधिकार कर दिया जाए, उन पर कब्जा कर दिया जाए। और इस तरह से यूरोप के कुछ देश एक नए अभियान पर निकल गए, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये सभी थे। इसी अभियान का परिणाम था कि इंग्लैंड ने अमेरिका में जो उपनिवेश स्थापित किए, और उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड ने अफ्रीका और एशिया के देशों पर अधिकार करना वाजिब समझा, उचित समझा। यहां से वे कच्चे माल ले जाते थे और अपने यहां उद्योगों में तैयार करके फिर उसको हमारे ही यहां, हमारे ही देश के बाजार में ला करके बेचते थे उच्च कीमतों पर। इस तरह से फ्रांस, इंग्लैंड, रूस आदि देशों ने एशिया, अफ्रीका जैसे महादेश के अधिकांश देशों पर जब कब्जा कर लिया, तो इटली और जर्मनी इसमें पीछे रहे। 1914 तक पहुंचते पहुंचते जर्मनी भी किसी मायने में इंग्लैंड और फ्रांस से औद्योगिक स्तर पर कमजोर नहीं रह गया, लेकिन अब इससे भी जरूरत थी कच्चे माल की, इससे भी जरूरत थी बाजार की। तो यह भी एक साम्राज्यवादी अभियान पर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसके लिए तो रास्ते बंद थे। इंग्लैंड और फ्रांस, रूस आदि देशों ने पहले ही सारी जगहों पर कब्जा कर चुके थे। तब इन्होंने एक रास्ता निकाला कि इंग्लैंड, फ्रांस आदि देश जो कब्जा किए हुए हैं, उन्हीं से उन्हीं के उपनिवेश को छीना था। इसी प्रयास में जर्मनी, इटली आदि देश आगे बढ़े, बहुत सारे देशों पर इन्होंने कब्जा किया, और इसके जवाब में इंग्लैंड, फ्रांस आदि देश उन देशों को बचाने के लिए उतरे, जिसका परिणाम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। इस तरह साम्राज्यवादी लिप्सा यूरोपीय राष्ट्रों को विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा कर। पूर्व में 1905 में रूस जापान जो युद्ध हुआ और रूस की जो पराजय हुई, उस जीत के बाद जापान भी बहुत बड़े भाग पर कब्जा करने के अभियान पर निकल गया। चीन के बहुत सारे क्षेत्र पर, मंचूरिया पर जापान ने कब्जा कर लिया। यानी बहुत सारे देश जो थे वे साम्राज्यवादी अभियान पर आगे बढ़ते चले गए। दूसरा जो कारण था इस युद्ध का, उग्र राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद बहुत अच्छा चीज है, लेकिन जहां उग्रता की भावना आई तो फिर उस राष्ट्र की बर्बादी निश्चित होती ही है, दूसरे राष्ट्र भी बर्बाद हो जाएंगे। जैसे अभी हमारे यहां बड़ी उग्र राष्ट्रवाद, बात बात पर राष्ट्रवाद की बात की जाती है। एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हमको सबसे ज्यादा यदि चीड़ है, नफरत है, तो राष्ट्रवाद से। राष्ट्रवाद की जो भावना होती है ना,
वो कहीं ना कहीं आपको युद्धोन्माद में परिवर्तित कर देगा। देशभक्ति है, ठीक है, हम देशभक्त हैं, लेकिन सब कुछ अब राष्ट्र के नजरिए से देखना, जैसे आज इजराइल करता है, फिलिस्तीन को एक तरह से नेस्तनाबूद कर चुका है, बात बात पर वहां मिसाइल दाग देता है केवल राष्ट्रवाद के नाम। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर और मुसोलिनी ने भी किया, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो राष्ट्रवाद के नाम। और प्रथम विश्व युद्ध भी जो हुआ उसका बहुत बड़ा कारण था राष्ट्रवाद। हर देश अपना जाति, अपना धर्म, अपनी भाषा वाले लोगों को मिलाकर एक अलग राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सर्बिया और बाल्कन प्रायद्वीप के बहुत सारे भागों पर स्लाव जातियों का वर्चस्व था। रूस में भी इन लोगों ने एक नारा दिया कि हम एक साथ बंधेंगे, हमारा एक स्वतंत्र देश रहेगा। इसी तरह से सर्व जर्मनवाद भी चलना शुरू हुआ, यानी जर्मन प्रजाति के लोग दुनिया के जिस कोने में हैं वो सब एक जगह मिलेंगे और उनका एक प्रजाति के लोग एक साथ मिलकर एक अलग देश बनाते। अब इसका परिणाम यह हुआ कि जब हमारे देश में यदि जर्मन जाति का लोग है और ये कहेगा कि हम एक अलग राष्ट्र रहेंगे, तो हम ऐसा तो नहीं होने देंगे। इसके जवाब में फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, ये तीनों देश आए। अब इसका परिणाम हुआ कि एक दूसरे के विरुद्ध घृणा की भावना उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। यह राष्ट्रवाद की भावना ने भी यूरोपीय राष्ट्रों को युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया। जब यह इस तरह से विस्फोटक स्थिति बनती गई तो सभी यूरोपीय राष्ट्रों में सैनिकवाद की भावना भी आ गई। फ्रांस या कहिए कि यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश थे जो अपने आय का 85% हिस्सा सैनिक तैयारी पर खर्च कर रहे। इंग्लैंड को जल सेना के क्षेत्र में शुरू से ही बहुत ताकतवर था, लेकिन जर्मनी भी अब पीछे नहीं था। स्थल सेना में अभी 1914 तक जर्मनी का कोई जवाब नहीं था। जल सेना में वह इंग्लैंड से कमजोर था। उसने 1912 में, किसने? जर्मनी ने 1912 में इंपरेटर नामक एक जहाज बनाया जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, सबसे बड़ा। जल बेड़ा भी उसने तैयारी शुरू कर दी ताकि इंग्लैंड को जवाब दिया जा सके। इस तरह से पूरा यूरोप जो अपनी सैनिक तैयारी शुरू कर दी, कुछ तो अपनी मजबूती के लिए कि हम ज्यादा सैनिक रूप से मजबूत होंगे तो उनके उपनिवेशों पर कब्जा कर लेंगे, और कुछ आत्मरक्षा के लिए। यह जो सैनिक होड़ मचा यूरोप में, एक तरह से कहिए बारूद के ढेर पर पूरा यूरोप बैठ गया। बस एक चिंगारी की जरूरत थी, जो आगे 1914 के 28 जून को वो चिंगारी प्राप्त हो। उग्र राष्ट्रवाद, सैनिकवाद, साम्राज्यवादी लिप्सा और इसके बाद गुटबंदी। यूरोप में जो गुटबंदी, हालांकि गुटबंदी का जन्मदाता बिस्मार्क को माना जाता है। गुप्त संधियां उसी ने शुरू की था, तो बहुत दूरदर्शी, और अपने समय में तो पूरा यूरोप को वे नचाते रहा। कहा जाता है कि वह 5 बॉलों से एक साथ खेलता था, जिसमें 3 बॉल हमेशा उसके हाथ में रहते, यानी 5 देश को वह नचाते रहता था और 3 देश हमेशा प्रसा पर निर्भर करते थे। इस गुप्त संधि की जब शुरुआत हो गई तो यहां भी अब गुप्त संधि 1914 के पहले भी शुरू हुई। ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और फिर बाद में इटली एक गुट में है। हालांकि इटली जो शामिल हुआ वह शुरू से ही संदेहास्पद स्थिति को लेकर के शामिल हुआ। ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी बहुत ज्यादा इटली पर विश्वास नहीं कर रहे थे। अब इसके जवाब में
इंग्लैंड, फ्रांस और रूस दूसरा गुट बना। तो ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, एक ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस। इसके जवाब में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस जो दूसरा गुट बना है उसको त्रिपक्षीय समझौता कहते हैं या त्रिदेशीय समझौता, ट्रिपल इंटेंटे उसको कहते हैं अंग्रेजी। अब पूरा यूरोप दो गुटों में बंटा चला। तुर्की हालांकि बाद में शामिल हुआ जब युद्ध की शुरुआत हो गई। तो जब दो गुट में बंट गए तो छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी। ऑस्ट्रिया का राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड 28 जून को बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में पहुंचे अपनी पत्नी के साथ। पता नहीं सर्बिया में कुछ आतंकवादी गुट थे, उसी गुट में से कुछ लोगों ने इन दोनों पति पत्नी की हत्या कर दी 28 जून 1914। ऑस्ट्रिया ने इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार सर्बिया को माना, एक छोटा सा देश सर्बिया, और यहां तक कहा कि आप 48 घंटे के अंदर इसकी जांच करके हमें रिपोर्ट करें। सर्बिया एक स्वतंत्र देश था, आप उस पर इस तरह से हुकुम तो नहीं चला सकते, और न आपका हुकुम मानने के लिए प्रतिबद्ध है। उसने साफ इनकार कर दिया, कहा कि हम जांच करेंगे लेकिन जो 48 घंटे की बंदिश है हम इस चीज को नहीं मानते। परिणाम उसी दिन ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर अटैक कर। सर्बिया की सुरक्षा के लिए इंग्लैंड और फ्रांस को, जर्मनी इधर क्या किया, अपनी सेना बेल्जियम में घुसा दी और बेल्जियम को पार करते हुए फ्रांस की राजधानी पेरिस की सीमा तक पहुंचे। तब रूस जर्मनी पर शुरुआत कर दिया बम गिरा। अब धीरे धीरे एक दूसरे से लोग बंधते चले गए जर्मनी की सहायता के लिए, चूंकि तुर्की का अपना इंटरेस्ट था। तुर्की जर्मनी की ओर आ गया, सर्बिया जर्मनी की ओर आ गया। उधर इटली जो था शुरू में तो साथ दिया जर्मनी और ऑस्ट्रिया का, लेकिन भाग करके फिर चला गया मित्र राष्ट्रों के साथ, क्योंकि उसको अपना इंटरेस्ट था। वो तो समझ रहा था कि इसमें पराजित होगा जर्मनी, और जब संधि होगी तो उसमें कुछ हिस्सा हमको भी मिल जाएगा। बाद में वो भाग गया और इस तरह से विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। हर देश अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इसमें बंधते चले गए। 1918 तक पहुंचते पहुंचते जर्मनी सरेंडर कर दिया। जर्मनी के सरेंडर करने के बाद तुर्की आदि जो देश थे इनके साथ जो लड़ रहे थे ये भी सरेंडर कर दिए। अमेरिका, चूंकि अमेरिका शुरू में तो युद्ध में शामिल नहीं था, तटस्थ था, लेकिन जर्मनी ने एक बहुत बड़ी गलती की। उसका एक लुसितानिया नामक जहाज था, पनडुब्बी। लुसितानिया जा रहा था इंग्लैंड की तरफ, इंग्लैंड के बंदरगाह। इसने क्या किया जर्मनी ने कि अपनी पनडुब्बी से लुसितानिया को डुबा दिया। उस लुसितानिया पर अमेरिका के भी नागरिक थे। बस यही घटना विस्फोटक बन गई। अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया, और अमेरिका जब युद्ध में शामिल हो गया तो मित्र राष्ट्रों का पलड़ा बहुत भारी हो गया। अब इनके पास कोई विकल्प था नहीं,
परिणाम यह हुआ कि जर्मनी सहित तुर्की आदि जो भी देश थे इनके साथ लड़ रहे थे, वे सब धीरे धीरे पराजित होते चले गए। सभी लोगों ने सरेंडर किया। 1918 तक पहुंचते पहुंचते विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 18 में विराम संधि पर हस्ताक्षर किए जर्मन प्रतिनिधियों ने। 1919 में सम्मेलन हुआ, पहले हुआ वर्साय में और उसके बाद पेरिस में। जर्मनी के जो भी पराजित राष्ट्र थे उस सबको बुलाया गया, सारे प्रतिनिधियों को, विशेषकर के जर्मनी के प्रतिनिधि, और उनको जर्मन प्रतिनिधि को विशेष रूप से बुलाया गया। उनको एक होटल में रखा गया। उस होटल में चारों तरफ से तारबंदी कर्कीले तारों से। इतना मित्र राष्ट्रों ने या विजयी राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ अपमान किया या अपमानित किया। जब इनको रखा गया तो इनसे किसी को मिलने नहीं दिया। एक संधि पत्र तैयार हुआ मित्र राष्ट्रों द्वारा, और इसमें 3 ही देश थे जो निर्णायक भूमिका निभा रहे। फ्रांस के राष्ट्रपति क्लीमेंसो, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और वुडरो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति। ये 3 लोग निर्णायक भूमिका में थे। जो ये निर्णय कर रहे थे सारे यूरोप को वही मानना पड़ रहा था। उन सारे प्रतिनिधियों के पास इन्हीं 3 लोगों ने संधि पत्र तैयार करके भेजा। वो संधि पत्र पहले पढ़ने भी नहीं दिया गया जर्मन प्रतिनिधियों को, और साफ कहा गया कि इस संधि पत्र पर जो नीचे हस्ताक्षर की जगह है वहां हस्ताक्षर करें। यदि नहीं करते हैं तो फिर से जर्मनी पर बम्बार्डिंग शुरू हो जाएगी। पराजित राष्ट्र का प्रतिनिधि करेगा क्या? उसके पास अब विकल्प क्या था? जर्मनी तो विश्व युद्ध में बर्बाद हो चुका था। वहां एक अलग विद्रोह जनता कर रही थी। सारे पराजित राष्ट्र में जनता विद्रोह कर रही थी अपने अपने सरकार के खिलाफ। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं था। रोआसी होकर के इन्होंने संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। पढ़े भी नहीं थे कि उसमें क्या शर्तें हैं। जब हस्ताक्षर के बाद संधि पत्र पढ़ने का मौका मिला तब इन प्रतिनिधियों को मालूम हुआ कि जर्मनी को पूरी तरह से पंगु बना दिया गया। जो जर्मनी यूरोप के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में एक था, वह जर्मनी अब ऐसा लंगड़ा बन गया कि स्वयं अपने बल पर खड़ा होना भी मुश्किल है। इसको कहते हैं वर्साई की ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज। इस ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज में जर्मनी के जितने उपनिवेश थे जो पहले 1914 से पहले छीन करके बनाए थे या कब्जा करके बनाए थे, सारे उपनिवेश मित्र राष्ट्रों ने बांटे। सार का जो औद्योगिक प्रदेश था उसका, जहां कोयला की खानें थी, बहुत सारे उद्योग थे, लोहा की खानें थी, ये सब छीन करके जर्मनी से और फ्रांस को दे दिया गया और इसका शासन का जिम्मा राष्ट्र संघ को सौंप दिया गया। राइन प्रदेश के एक किनारे पर जो सैनिक तंत्र पहले से था उसको समाप्त कर दिया गया। 31 किलोमीटर के दायरे में कोई सैनिक संगठन नहीं स्थापित हो सकता है। जर्मनी की सेना को मात्र 1 लाख सेना तक रखा गया। एकदम निश्चित कर दिया गया 1 लाख से ज्यादा सैनिक आप रख नहीं सकते हैं। जल सेना नहीं रहेगी। अजीब ढंग से इसके साथ व्यवहार किया गया और यही कारण है कि फ्रांस का एक सेनापति जिसका नाम अभी हम भूल रहे हैं, उसने कहा था
कि वर्साय की संधि कोई संधि नहीं बल्कि 20 वर्षों के लिए युद्ध स्थगन मात्र है। यानी 20 वर्षों के लिए प्रथम विश्व युद्ध को सिर्फ रोक दिया गया और उसकी यह भविष्यवाणी तब सही साबित हुई ठीक 20 वर्षों के बाद जब 1 सितंबर 39 को हिटलर ने पोलैंड पर बमबार्डिंग की और वहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होना ही था। यदि वर्साय की संधि नहीं हुई होती तो हिटलर का राज नहीं होता जर्मनी में, और हिटलर का राज नहीं होता तो द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत बड़ा कारण हिटलर था। प्रथम विश्व युद्ध की सारी जिम्मेवारी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर लाद दी। यानी सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के कारण ये विश्व युद्ध हुआ और इसलिए युद्ध हर जाने के रूप में वहन करना पड़ेगा जर्मनी को। 6 अरब कुछ करोड़ पाउंड जर्मनी से बाद जबरदस्ती वसूला मित्र राष्ट्रों ने, जिसको खाने के लिए नहीं था। वह कर्ज लिया दुनिया के कई देशों से और कर्ज लेकर के इनको युद्ध हर जाना, यानी ऐसा दुर्व्यवहार किया जर्मनी के साथ, तो रिएक्शन होना ही था। जनता इसके लिए तैयार हो गई, जनता इसको अपमान समझने लगी जर्मनी की जनता, और वही कारण है कि आंख मूंद कर जर्मन वासियों ने हिटलर का साथ दिया और हिटलर सत्ता में आया। फिर वर्साय की संधि की एक शर्तों को तोड़ता चला गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। इसी विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 14 सूत्री एक प्रस्ताव दिया था। उस प्रस्ताव में एक बहुत बड़ा प्रस्ताव था कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाए, जो 2 राष्ट्रों के बीच यदि कोई विवाद हो तो उसका समाधान सैनिक तंत्र से नहीं बातचीत समझौता से किया, और उसी का परिणाम था राष्ट्र संघ। 1920 में जो स्थापित हुआ राष्ट्र संघ 10 जनवरी को, वह राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के उस 14 सूत्री प्रस्ताव का ही यह था आपका प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध